हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान तांत्रे, आपका सोशल साइंस टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से। बच्चों, आज हम क्लास 10th की सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पावर शेयरिंग। बच्चों, इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे पढ़ने की कि कैसे पावर को शेयर किया जाता है, कैसे जो है मतलब क्यों पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में, और क्या हो सकता है अगर पावर को शेयर ना किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है हम आज इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है, अगर हम इजी वर्ड्स में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को बांटना अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है, इसको कहते हैं पावर शेयरिंग। अब ये क्यों कहा जाता है? ताकि कोई भी सिंगल पर्सन या सिंगल ग्रुप ऑफ पर्सन जो है, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में पावर ना आ जाए। क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स हिस्ट्री में देखी है जहां पर जो ही किसी एक पर्सन या फिर किसी एक ग्रुप के हाथ में पावर आ गई तो वहां पर जो है जनता को, वहां पर जो है आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत जरूरी है। बच्चों, इस चैप्टर को हम दो कंट्रीज की एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। एक है श्रीलंका और एक है हमारा बेल्जियम। श्रीलंका जो है एशिया का एक छोटा सा नेशन है जो हिंदुस्तान के बिल्कुल साउथ में, अगर आप देखें, साउथ के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, समुद्री रास्ते का। दूसरा आ गया हमारा यूरोपियन नेशन, वो है बेल्जियम। इन दो कंट्रीज की एग्जांपल से जो है हम इसको समझने की, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, जहां से हमें पता चल सकता है कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है करना किसी भी कंट्री में। तो पहले हम जिस कंट्री की एग्जांपल लेंगे वो है बेल्जियम। जो एक यूरोपियन नेशन है। अगर हम बेल्जियम को देखें तो अगर हम इसको अपनी कंट्री की एक स्टेट हरियाणा से कंपेयर करें तो ये हरियाणा से इसकी पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल हाफ है। अगर हम एरिया के हिसाब से भी देखें तो ये हरियाणा की स्टेट जो है हमारी, उससे बिल्कुल छोटा है। तो यहां से हमें पता चल सकता है कि बेल्जियम कितना एक छोटा सा देश है। जहां तक इसके बॉर्डर की बात करें, ये तीन कंट्रीज के साथ जो है मेनली बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम इसका नॉर्दर्न साइड देखें, ये वाला पोर्शन, तो यहां पर जो है हमारा नेदरलैंड आ गया। अगर हम इसका साउदर्न पार्ट देखें, ये वाला पोर्शन, तो ये बॉर्डर शेयर करता है यहां पर फ्रांस के साथ। और यहां पर जो है थोड़ा सा बॉर्डर ये शेयर करता है जर्मनी के साथ। तो यहां से हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि जर्मनी में, बेल्जियम में जो है वहां पर तीन तरह के लोग रहते हैं। नेदरलैंड के लोग, या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीन तरह के इंपैक्ट्स इस पे हो सकते हैं। अब हम बॉर्डर शेयरिंग का हमें पता चल गया। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर कौन से लोग रहते हैं, यहां पर किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर हम देखें कंट्री बेल्जियम की पूरी ओवरऑल एज अ होल हम बात करें कंट्री की, तो यहां की जो 59% पॉपुलेशन है वो रहती है फ्लेमिश रीजन, हम उसको बोलते हैं। ये जो आपको रेड में दिख रहा है, ये जो है बेल्जियम का फ्लेमिश रीजन कहलाया जाता है, या फिर इसको फ्लैंडर्स भी
बोलते हैं। तो 59% पॉपुलेशन जो है वो इस रीजन में रहती है, और वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है? वो है डच। वो सारे के सारे जो है हम कह सकते हैं कि नेदरलैंड के या फिर डच स्पीकिंग है जो लैंग्वेज उनकी। जो इसकी 40% पॉपुलेशन है, यानी कि आप मान के चलिए कि अगर 1000 पॉपुलेशन है बेल्जियम की, इसमें से 59 जो है 590 लोग जो है वो डच स्पीकिंग है, और बाकी के जो 40% है, यानी कि 400 पीपल जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। ऐसे करके जो है वहां का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, फ्लैंडर रीजन, फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन है, और वो क्या बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज जो है वो है डच लैंग्वेज। जबकि ये दूसरा रीजन जो है 40% पॉपुलेशन जो है बेल्जियम की, वो इस रीजन में मिल रहती है, जो आपको ग्रीन दिख रहा होगा, और ये जो है सारे के सारे फ्रेंच स्पीकिंग है। और इस रीजन को हम बोलते हैं वेलोनिया रीजन, यानी कि दो रीजन्स में बटा हुआ है, फ्लैंडर्स और वेलोनिया। वेलोनिया की पॉपुलेशन जो है वो यहां पर 40%, और यहां की पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। फ्लैंडर रीजन की पॉपुलेशन जो है वो 59%, और ये सारे के सारे जो है ये डच पर्सन। 1% लोग जो है वो है जर्मन स्पीकिंग, जो यहां पर रहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो आपको ब्लू में पोर्शन दिख रहा है यहां पर, ये है बेल्जियम का कैपिटल, जिसका नाम है ब्रसेल्स। ठीक है, कंट्री का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि फ्लैंडर रीजन में 59% जो डच बोलते हैं, यानी कि ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी जो है वो डच की है, और माइनॉरिटी में कौन रहता है? फ्रेंच और जर्मन। अब हम ब्रुसेल की थोड़ा सा बात करें, ब्रसेल्स की बात करें, यहां का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो है 80-20। 80% लोग जो है वो फ्रेंच कम्युनिटी से, फ्रेंच स्पीकिंग है। ठीक है, और जो 20% लोग हैं वो है डच स्पीकिंग, यानी कि कंट्री में मेजॉरिटी डच की, माइनॉरिटी फ्रेंच की। जबकि जो कैपिटल रीजन है इसका, वहां पर जो है मेजॉरिटी किसकी? वहां पर मेजॉरिटी फ्रेंच की, और माइनॉरिटी जो है यहां पर किसकी है? वो है डच की। अब इस यहां पर क्या है कि जो यहां पर फ्रेंच लोग हैं वो इकोनॉमिकली सॉन्ड है, उनका जो एजुकेशनल सेटअप है वो बड़ा अच्छा है, और जो मेजॉरिटी है इसमें, मेजॉरिटी जो है इसमें वो यानी कि डच स्पीकिंग, वो थोड़ा सा वहां पर पुअर है, उनकी एजुकेशनल उतनी कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई है, इकोनॉमिकली भी जो है इनका स्टेटस जो है थोड़ा सा डाउन है एज कंपेयर टू माइनॉरिटी फ्रेंच। अब ये रीजन जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना, क्योंकि मेजॉरिटी में कंट्री में ज्यादातर लोग जो थे वो थे डच। उनको ये बात जो है थोड़ा सा सताने लगी कि हम जो है कंट्री की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम जो है यहां पर गरीब है, हम एजुकेशनली उतना ज्यादा फॉरवर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ कि वहां पर फ्रेंच और डच के बीच में इस एरा के दौरान 1950s और 1960s में जो है इन दो कम्युनिटीज के बीच में वहां पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे इस चीज को लेकर। ये जो इकोनॉमिक स्टेटस था, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो थी बिटवीन फ्रेंच और डच के, वो रीजन बना यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स का। देखिए बच्चों, इस चीज को लेकर किसी भी नेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस चीज को कैसे वहां की गवर्नमेंट टैकल करती है। अब हम उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे स्टार्ट हो गए बिटवीन डच
एंड फ्रेंच। किस चीज को लेकर? ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज थी, जो स्टेटस ऑफ लिविंग था, जो इन दो के बीच में इस चीज को लेकर कंफ्लिक्ट होने लगे, वहां पर शुरू हो गए, तो उसको जो है कैसे वहां की कंट्री ने, कैसे वहां के लीडर्स ने डील करना शुरू कर दिया। अब हम उस चीज को देखेंगे। उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा सीरियस लिया, इन्होंने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेट गो नहीं किया। ऐसा नहीं कहा कि नहीं लड़ने दो, या फिर ऐसा नहीं किया कि कोई फेवरेटिज्म या फिर प्रिविलेजेस जो है उन्होंने वहां पर सिस्टम चलाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है इन दोनों पार्टीज को फेवर में लेने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना शुरू कर दिया, और 1970 से लेकर 1993 तक जो है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स जो है उन्होंने अमेंड किया, जस्ट विद एन इंटेंशन कि जो चेंजेस हम लाएंगे वो सेटिस्फैक्टरी रहेंगी फ्रेंच लोगों के लिए भी और डच लोगों के लिए भी, और ये कंट्री की यूनिटी को बना के रखें, ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है खत्म हो सके। तो 4 बार जो है इन्होंने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और फाइनली जो है जो अमेंडमेंट्स उन्होंने इंप्लीमेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो उसमें उन्होंने कैसे जो है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल किया। उन्होंने जो है क्या किया वहां पर, उन्होंने सेंट्रल लेवल में जो है चेंजेस लाई, कि सेंट्रल जो होगी, जो अगर हम देखें अपने इंडिया की एग्जांपल लें तो यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया कि चाहे मेजॉरिटी में कोई भी हो, माइनॉरिटी में कोई भी हो, चाहे वो डच हो या फिर फ्रेंच हो, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो वहां की रिप्रेजेंटेशन थी वो इक्वल रखी। यानी कि हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वहां पर 100 सीटें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहां की पार्लियामेंट में, वहां की असेंबली में अगर 100 सीटें हैं, तो उन्होंने वो रखी 50 रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रेंच के और 50 रिप्रेजेंटेटिव होंगे डच स्पीकिंग। उन्होंने ये नहीं देखा कि सेंटर में पूरे बेल्जियम की अगर हम बात करें तो यहां पर मेजॉरिटी है डच की, तो इनको ज्यादा सीट्स देंगे, और फ्रेंच चूंकि माइनॉरिटी में है तो इनको कम सीट्स देंगे। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बराबर की सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की, ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है, ना फ्रेंच ना डच यूनिलेटरली कोई फैसला ले। कंट्री की जहां पर बात हो, कोई लॉ बनाना हो, कोई पॉलिसी तैयार करनी हो, वहां पर फ्रांस और डच इक्वली जो है वो मिलजुल कर कोई भी पॉलिसी तैयार करेंगे कंट्री के लिए। यानी कि किसी एक कम्युनिटी के हाथ में इन्होंने पावर नहीं दी। ये रही सेंट्रल लेवल की बात। अब देखते हैं स्टेट लेवल पर इन्होंने कैसे चलाया। इन्होंने वही फार्मूला जो है यहां पर भी चलाया कि इन्होंने स्टेट लेवल पर भी, रीजन लेवल पर भी, जैसे कि हमने पढ़ा 3 रीजन्स है वहां पर, वेलोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन और तीसरा जो है ब्रसल कैपिटल रीजन। तो यहां पर जो है उन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टेट को बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ा, यानी कि वेलोनिया रीजन को इंडिपेंडेंट छोड़ा। वहां पर फ्रेंच है तो वो खुद वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे, जो फ्लेमिश रीजन है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन वो देखेंगे। तो ऐसे करके जो है इन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब फ्रांस में जो है, मतलब ऐसे करके इन्होंने स्टेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन की। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। इन्होंने अपनी सेंट्रल पावर्स को शिफ्ट किया स्टेट गवर्नमेंट्स में, कि वो जो है जो उनके अंदरूनी मसाइल हैं वो देख लेंगे, जबकि नेशन की जहां पे बात हो, जहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स की बात हो, जहां पर कंट्री की
बॉर्डर डिफेंस की बात हो, वहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो खुद देख लेगी। बाकी जितने भी आपके इंटरनल इश्यूज हैं, बाकी जितने भी आपके इंटरनल जो भी चीजें हों इंटरनली, वो आप खुद देख लें। अब तीसरा जो रीजन है यहां पर वो है ब्रसल्स। ब्रसल्स का हम थोड़ा सा देख लेंगे यहां पर क्या है। जहां पर हमने देखा था कि ब्रसल्स में मेजॉरिटी किसकी थी, यहां पर जो थी मेजॉरिटी फ्रेंच की थी। यहां पर भी इन्होंने यही यही और यहां पर अगर हम देखें 80% और 20% की रेशियो है। 20% यहां पर डच है और 80% यहां पर फ्रेंच है। और यहां पर भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी दोनों कम्युनिटीज को, ये फ्रेंच को भी और डच को भी। अब देखिए यहां पर गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन यहां पर जो है फ्रांस ने इस चेंज को एक्सेप्ट किया। क्यों? इसका एक रीजन है, वो ये है क्योंकि कंट्री में मेजॉरिटी कौन थी, डच, माइनॉरिटी कौन थी, फ्रेंच। कंट्री में ये बोलने लगे कि ये सोचने लगे कि अगर कंट्री के अफेयर्स को डील करने के लिए अगर डच मेजॉरिटी में थी, तो उसने इस चेंज को माना कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन लेंगे फ्रांस और डच के लोग, तो हमें यहां पर मानने से क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को लेकर जो है ब्रसल्स में फ्रेंच ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। वहां पर जो है सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और उस सेपरेट गवर्नमेंट में जो है दोनों कम्युनिटीज को इक्वल शेयर दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं कि दी गई। यहां पर यह आ गई हमारी दो तरह की गवर्नमेंट्स। यहां पर यानी कि यहां पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा, डिस्ट्रीब्यूट किया गया इक्वली, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। और यहां पर जो है एक तरह की और गवर्नमेंट बनाई गई यहां पर, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, अब देखिए अभी तक हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यहां पर फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं, यहां पर डच स्पीकिंग रहते हैं और यहां पर जर्मन स्पीकिंग रहते हैं। भले ही जर्मन जो है 1% थे, लेकिन रहते तो थे, वो भी तो वहां के रहने वाले हैं। उनके बारे में जो है अभी तक हमने इतना पढ़ा, तो उनके बारे में कोई भी चीज नहीं बताई गई। लेकिन वहां पर उस 1% पॉपुलेशन को भी इग्नोर नहीं किया गया। वहां पर जो है तीसरी टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई जो कहलाती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या राइट्स दिए, क्या इख्तियारात दिए कि जो भी 3 कम्युनिटीज इस बेल्जियम में रहती हैं, वो अपने एजुकेशन, अपनी रिलीजन, अपनी कल्चर के बारे में जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जो इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, वो उन तीनों का अपना हक है। वो कैसे अपनी लैंग्वेज को बचाते हैं, कैसे अपनी लैंग्वेज को प्रोपागेट करते हैं, कैसे अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हैं, वो खुद देखेंगे। चाहे वो जर्मन स्पीकिंग है, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग है, चाहे वो डच स्पीकिंग है। द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। यानी कि इन तीनों कम्युनिटीज को पावर दी गई इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के तहत कि आप अपने एजुकेशन, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज के बारे में खुद जो है लॉज, पॉलिसीज तैयार करेंगे, जिससे आपकी लैंग्वेज भी बची रहे, आगे बढ़ती रहे, आपका कल्चर भी बचा रहे और आपकी एजुकेशन जो है वो भी चलती रहे। तो इस तरह से जो है अगर हम देखें तो यहां पर बेल्जियम में पावर को 3 डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर, ताकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर हो रहे थे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को वहां पर खत्म करने के लिए वहां पर पावर को एकोमोडेट किया गया। वहां पर जो है उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ब्रसल्स में फ्रेंच की पॉपुलेशन ज्यादा है तो फ्रेंच को प्रिविलेजेस दो, कंट्री में डच की पॉपुलेशन ज्यादा है तो डच को प्रिविलेजेस दो सेंट्रल गवर्नमेंट में। नहीं, उन्होंने तीनों कम्युनिटीज को साथ साथ चलाने की कोशिश की, जस्ट विद एन इंटेंशन
कि यहाँ की यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी रहे, यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो ना रुके। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है उन्होंने की, और पावर को उन्होंने एकोमोडेट किया वहां पर। तो ये था, भले ही जो है ये मॉडल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम एंड पे यही कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस अरेंजमेंट से एटलीस्ट दे हैव बीन एबल टू वो जो स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डच एंड ये फ्रेंच, जिसकी वजह से कंट्री जो है आज डेवलप्ड मानी जाती है, और उसका रिगार्ड जो है उनको मिला तब जब यूरोपियन यूनियन बनी और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में ही रखा, ब्रसल्स में ही रखा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाने के लिए, किसी भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाने के लिए बेल्जियम का मॉडल ऑफ एकोमोडेशन जो है वो बहुत जरूरी है। थैंक यू।